हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर सेकंड चैप्टर सेकंड क्या है? हाँ, चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ आगे पढ़ेंगे, उसके बाद बताऊंगी। और इसको लेट क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको ये भी बताऊंगी। चैप्टर 3 में क्या है? ओके, चैप्टर 3 में है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है? जो भी 18 ईयर से जो 18 ईयर का बिलो होते हैं, उनकी जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ होता है? तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होता है। बट ये ऐसा जैसे कि एक 18 ईयर से ऊपर के जो बच्चे के साथ में जो जिसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसकी तरह ही ट्रायल मतलब उन्हीं कोर्ट के द्वारा किया जाता है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट ये होता है कि इनके साथ में एक अलग तरह का व्यवहार और इनको प्रोटेक्शन हो गया है, मतलब फ्रेंडली व्यवहार किया जाता है। तो उन चीज़ों के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बोला जाता है। और इसका जो कंपोजिशन है, इसमें जो मजिस्ट्रेट है, उनकी एलिजिबिलिटी भी अलग है, और उनको किन आधार पर एलिजिबिलिटी नहीं है, टर्मिनेशन है, ये सब कुछ डिफरेंट है इसके अंतर्गत। चलो हम रीड करते हैं। ओके, Notwithstanding any content in the Code of Criminal Procedure 1973 of the state, ओके, इसके अंदर ये बताया रखा कि जो सीआरपीसी में जो कुछ भी दिया गया है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट सेल का मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, किनका कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जो भी जुवेनाइल जस्टिस है, ये बोर्ड कहाँ का होना चाहिए? कंस्टिट्यूट ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर डिस्चार्जिंग फंक्शन रिलेटिंग चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट लॉ अंडर दिस कोड। ओके, इसके अंदर ये चीज बताई गई थी कि जो जुवेनाइल जस्टिस है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर जो डिस्ट्रिक्ट के समूह उनके अंदर भी हो सकता है। देन ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए जो इनकी जो पावर है उसको डिस्चार्ज करने की जो फंक्शन है, उनको डिस्चार्ज करने के लिए बनाया गया है। जो बच्चे हैं कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया। ओके, क्लोज 2 है ए बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास नॉट बीइंग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, इसमें बताया गया था कि सही शब्दों में यह है कि इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे एंड प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। ओके, इसमें बता रखा है कि एटलीस्ट 3 इयर्स का, इनको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 सोशल वर्कर सिलेक्टेड इन सच मैनर एज ए मे बी प्रिस्क्राइब। ओके, 2 सोशल वर्कर होंगे जो भी इसमें प्रिस्क्राइब मैनर दे रखा है उसके हिसाब से। हूँ एटलीस्ट 1 सेल बी वुमन। ओके, 2 होंगे बट उनमें से एक महिला होगी। Forming a batch and every such batch shall have the power conferred by the Code of Criminal Code. Okay. इसमें इनके लिए कोड अलग बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रोसीजर है वो हमारे सीआरपीसी से आ रखी। एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज द केस में बी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास। ओके, इन दोनों के द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी पावर। ओके, थर्ड क्लोज है हमारा, नो सोशल वर्कर सेल बी अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस सच has been activity involved in the health education. Okay, जो सोशल वर्कर है उनके लिए भी इसमें उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो इसमें बता रखा है कि जो मेंबर होंगे जो बोर्ड के, उनको तब तक हम अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे जब तक वो ऐसी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लाइक हेल्थ हो गया है, एजुकेशन हो गया है, एंड वुमेन राइट हो गया है, चिल्ड्रन राइट हो गया है, या फिर एटलीस्ट वेलफेयर हो गया है, एटलीस्ट 7 ईयर या प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल विथ डिग्री। ओके, जो डिग्री है उनके पास में कौन सी, एक तो ये इसकी सोशल वर्कर की हो गई, लॉ की हो गई, साइकोलॉजी की हो गई है। तो इनमें एटलीस्ट उसको 7 साल का अनुभव होना चाहिए इन मेंबर्स को। ओके, उसके बाद है हमारा फोर्थ क्लोज, नो पर्सन सेल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। ओके, ऊपर जो बता रखी थी कि इनको अपॉइंटमेंट किस तरह किया जाएगा, और इसमें है कि कौन कौन एलिजिबल नहीं होगा। तो मैं आपको पहले इसके अंदर एलिजिबल कौन होगा। तो नॉर्मली बात है कि जैसे कोई भी ऐसा बंदा जिसने ह्यूमन राइट का, चिल्ड्रन राइट का, इनका वायलेशन किया है, या पहले वो कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस में, लाइक जैसे कि मॉरल टर्पिडिटी के अंदर कन्विक्टेड है,
तो उसके बाद उसको कन्विक्शन को उसको एक्विटल नहीं किया गया है, या फिर उसको कोई माफी नहीं दी गई है, ओके, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसके अधीन काम करता है, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके अधीन कोई अथॉरिटी है, तो वहां से उसको हटा दिया गया है। फिर है कि अगर उसने अब्यूज किया है, चाइल्ड को अब्यूज किया गया है, या एम्प्लॉयमेंट जो हमारे जो चाइल्ड लेबर है उनका वॉयलेशन किया है ह्यूमन राइट्स का, इमोरल एक्ट का। तो ओके, लेट्स रीड, हैज एनी पास्ट रिकॉर्ड ऑफ वॉयलेशन ह्यूमन राइट इन चाइल्ड राइट। इसमें बताया गया था कि उसका कोई भूतपूर्व रिकॉर्ड है किस किस के बारे में, ह्यूमन राइट के बारे में और चाइल्ड राइट के बारे में। ओके, हैज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूट्यूड, ओके, कि उसको पहले कन्विक्ट कर रखा है, देन उसको रिवर्स्ड, मतलब जो कन्विक्शन को बदला नहीं गया है, देन उसको कोई पार्डन नहीं मिली है, पार्डन का मतलब माफी नहीं मिली उसको, हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिसल फॉर सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और नीचे का है कोई चाइल्ड लेबर के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, जिनको मतलब कुछ जो हमारे चाइल्ड लेबर वाली उन विधियों का उल्लंघन किया है, ओके। उसके बाद है हमारा क्लोज पर, द स्टेट गवर्नमेंट शेल इंश्योर द introduction, training and satisfaction of all member including principal magistrate of the board and care, protection, rehabilitation, legal provision and justice for children as a may be prescribed is provided within a period of 60 days from the date of appointment। इसमें क्या होता है कि जो इनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी, इनमें ये सारे मेंबर हो जाएंगे इंक्लूड, देन हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और जो ट्रेनिंग होगी ये 6 ईयर्स के अंतर्गत खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद है हमारा क्लोज 6, द टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन विच दिस मेंबर में बी रिजाइन शेल बी सच एज अ मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ओके। इसमें यह बता रखा है कि जो ऑफिस होगा इन मेंबर्स का, वो ऑफिस का मतलब रिजाइन कैसे दे सकते हैं, तो रिजाइन जो भी प्रिस्क्राइब उस मैनर से देंगे। उसके बाद है हमारा 7 क्लोज, the appointment of any member of the board except the principal may be terminated after holding an inquiry of the state government, okay, terminated। ऊपर क्या बोला गया था कि किस आधार पर ये एलिजिबल नहीं है, और यहाँ बताया गया था कि इन मेंबर को जो अपॉइंटमेंट किए गए उनको कैसे टर्मिनेटेड किया जाएगा। इसको एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, ओके, हैज बीन फाउंड, ओके, मतलब इन्होंने गिल्टी पाया मिसयूज ऑफ पावर, जो भी उनके पास पावर थी उसका मिसयूज किया गया है, या फिर जो 3 मंथ जो बोर्ड की जो मीटिंग होती है उनमें वो 3 महीने तक उपस्थिति नहीं हुआ, तो भाई उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ओके। फेल्स द अटेंड प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 मंथ विदाउट, हो गई यही है इसके अंदर, फेल्स अटेंड लेस देन 3 मंथ्स ऑफ सीटिंग इन ईयर। इसमें ये बोला गया था कि 3/4 मतलब 3/4 इतने दिनों तक, मतलब 1 साल में उसने इतनी मीटिंग भी नहीं अटेंड कर सका वो, ओके। उसके बाद है हमारा क्लोज 5, ओके, वेयर है इंक्वायरी, नहीं क्लोज 5 नहीं है, सॉरी ये सेक्शन 5 आ गया है, ओके। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ आप इसको नॉर्मली लो, आप इसको ये मत लो कि लाइक हम जे पढ़ रहे हैं तो इसको रटो, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ अगर हम बोर्ड बनाते हैं तो उसमें कुछ मेंबर भी होते हैं एंड उनका कुछ क्राइटेरिया भी होता है, उनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसमें कितनी महिला होगी कितनी नहीं होगी, किस आधार पर एलिजिबल होते हैं और कितने साल तक वो रहते हैं, देन किस आधार पर उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ दस है, बस इसके अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि इसमें बोला गया था कि अगर बोर्ड की कार्यवाही बिना किसी विधि मान्य कारण के, ओके, इनवैलिड, कोई रीजन नहीं है, कोई सेटिस्फाइड रीजन नहीं है, उसके बिना ही अगर वो लगातार 3 मास तक, इस चीज को, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और किसी वर्ष में न्यूनतम मतलब 3/4 3/4 बैठकों में भाग लेने में असफल रहा, ओके, तो उसको तो भाई टर्मिनेट किया जाएंगे। दूसरी बात, उसने कोई भी जो इस एक्ट के अंदर जो पावर दिए गए हैं उनको उसने अब्यूज किया है, तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा, ओके। अब हमारा सेक्शन है, आई गेस हमें कमेटी का जो गठन है वो पढ़ लेना चाहिए सबसे पहले।
चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ओके, ये चैप्टर 5 में है। मेरा इसका पढ़ाने का पर्पस ये है कि जैसे कि बोर्ड का गठन और इसमें क्या डिफरेंस है, ताकि आप लोगों को ये एक साथ में याद रहे और आप अभी से इसमें डिफरेंसेस करके चले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, और जो मैंने पीछे सेक्शन छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है ताकि आप थोड़े कि कैसे बच्चे आते हैं, कैसे बच्चों को नीड होती है और कौन कौन इंक्वायरी ट्रायल करता है, तो वो ये लोग जो ट्रायल वगैरह इंक्वायरी करेंगे, किस तरह के बच्चे होते हैं, कैसा बिहेव करना चाहिए, वो प्रिंसिपल है। तो शायद ये चीजें पढ़ने के बाद ज्यादा समझ में आए। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं 27। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है वही हमारी जो कमेटी होती है उसका गठन करती है, और ये भी सेम वही चीज होती है कि इसमें क्या होती है कि ये एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है ना। ओके, CWC, इसमें मैं पूरा नहीं बोलूंगी, CWC बोलूंगी क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हो जाती है और ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो इसके अंदर भी ये क्या होगा, जो जिन बच्चों को देखो इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा कहीं अलग है। इसमें बताया गया था चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अंडर दिस एक्ट इंश्योर द इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग एंड संसेक्शन ऑफ ऑल मेंबर। इसमें ये चीज बता रखी है कि भाई इसमें जो बच्चे को जिन बच्चों को नीड है एक्चुअली में नीड और प्रोटेक्शन की, उनके लिए ये कमेटी कुछ मेंबर अपॉइंटमेंट करेगी। इसलिए मेंबर मतलब ये इसलिए ये कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो इसके अंदर ये बताया गया था कि इसका हम जो ये इसका थोड़ा ऑब्जेक्ट अलग है कि जिन बच्चों को नीड होती है नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की अंडर दिस एक्ट। ओके, the state government shall be notification in the official gazette constitute of every district one more child welfare committees for exercising the power and to discharge the duties conferred of such committees in relation to children in need of care and protection under this act. Ensure that introduction sensitization of all member of committee is provided within 2 months from the date of notification। जो डेट आती है नोटिफिकेशन के अंदर ऑफिशियल गैजेट के अंदर उससे 2 महीने के भीतर इसका गठन किया जाएगा। फिर इसका है क्लोज टू द कमिटी सेल कंसिस्ट ऑफ चेयर पर्सन। इसमें एक चेयर पर्सन होगा, उसमें मजिस्ट्रेट साहब थे। ओके, एंड 4th मेंबर ऑफ द, उसमें 2 मेंबर थे, इसके अंदर 4th मेंबर ऑफ गवर्नमेंट में भी थिंक फिट टू अपॉइंट whom at least one cell woman another an expert of the matter and concerned children। ओके, इसमें ये बताया गया था कि उसमें हमारे मजिस्ट्रेट साहब थे और इसके अंदर क्या चेयर पर्सन है और 4 मेंबर होंगे और इसमें एक महिला होगी जो कि एक्सपर्ट होगी। ओके, उसके बाद है हमारा द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अंटिल सेल प्रोवाइड सेक्रेटरी अदर स्टाफ। इसमें बोला गया था कि जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट मतलब यूनिट सेल मतलब एक जो भी उनको जितने मेंबर चाहिए होंगे, जितना स्टाफ चाहिए होगा, सेक्रेटरी वगैरह, वो सब इनको उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि जो कमेटी बनी है उसके काम अच्छे से उसके फंक्शन अच्छे डिस्चार्ज हो सके। ओके, उसके बाद है हमारा क्लोज कोड नो सेल बी अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी अनलेस। इसमें बोला गया था कि ऐसे पर्सन को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा अनलेस पर्सन हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व द हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वेलफेयर एक्टिविटीज, pre-training to children for at least 7 years for is practicing professional with a degree in child psychology, physiatry और law, social work, psychology और human development। इसमें बोला गया था कि उस बंदे को तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब जैसे कि कोई बाल मनोविज्ञान हो गया है, मनोरोग विज्ञान विधि, सोशल वर्कर या फिर और भी चीजें हैं जैसे कि वेलफेयर, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया है, इन सबकी डिग्री होना चाहिए और 7 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद है हमारा क्लोज बाय नो पर्सन सेल बी अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर अनलेस ही पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज ए मे बी प्रिस्क्राइब। ओके, उसमें फिर से एक चीज बता रखी है, जो ऊपर है वो तो ठीक ही है लेकिन किसी को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जब तक इसमें इस जो प्रिस्क्राइब कर रखी जो शर्तें वो पूरी नहीं हो जाती हैं। ओके, उसके बाद है हमारा क्लोजिंग नो पर्सन सेल बी अपॉइंटमेंट फॉर पीरियड फॉर मोर देन 3 years एज ए मेंबर ऑफ द कमिटी। उसके अंदर भी 3 साल दे रखा था।
एक सेकंड में चेक कर लेते 3 साल ही क्या उसमें, नहीं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ कमिटी शैल बी टर्मिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी। ओके, इसमें बोला गया था कि उसमें भी टर्मिनेटेड था, उसमें देखिए 3 मंथ तक आप मीटिंग में नहीं आए या 3/4 जो मीटिंग में आने से भी आप फेल हो गए, या फिर आपने चाइल्ड के में अब्यूज किया है या फिर विधि का उल्लंघन किया। ओके, इसमें सेम है कि he has been found guilty of misuse of power vested on him under this act। ओके, या पहले वो कन्विक्ट किया गया है, कन्विक्ट को मतलब रिवर्स नहीं किया गया है, पार्डन नहीं दी गई है, एंड ही फेल्स अटेंड द प्रोसीडिंग कमिटी कॉन्स्टेंटली फॉर 3 मंथ। हाँ, ये चीज सेम है, 3 मंथ और विदाउट एनी रीजन एंड अटेंड लेस देन 3/4, मतलब वो 3/4 भी नहीं आ पाया, 3/4 मतलब मीटिंग के इतने टाइम तक भी नहीं आ पाया जो इस साल की जो मीटिंग थी। ओके, ये चीज दोनों में सेम है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेल कंडक्ट क्वार्टरली रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कमिटी। देखो, ये जो क्वार्टरली इसका मतलब होता है त्रिमाही होता है। तिमाही पुनर्विलोकन होता है। किसके द्वारा किया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा कि भाई इन्होंने जो क्या क्या काम किया गया है उस चीज का। ओके, द कमिटी शेल फंक्शन और बेंच शेल हैव पावर कन्फर्म्ड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एज द कमिटी शेल फंक्शन एज अ बेंच, मतलब इनके पास भी वही पावर होंगी, इन दोनों की पावर होगी। उसके बाद हमारा सेक्शन क्लोज थे। द डिस्ट्रिक्ट में शेल बी ग्रीवेंस redressal authority of child welfare committee and anyone connected with the child may be filed petition before the district magistrate who shall consider and pass appropriate order। इसमें बोला गया था कि जो बच्चों से संबंधित कोई भी शिकायत सुनने के लिए एक अथॉरिटी होगी, है ना, जो कि प्रभावित बालक हो गया है या बालक से संबंधित कोई भी जिला मजिस्ट्रेट के संबंध वो शिकायत कर सकती है, तो उसके ऊपर समिति की कार्यवाही का संज्ञान लेगा, पक्षों को सुनवाई का देगा। तो एक बार इसको हम फिर से रीड आउट कर लेते हैं। रीड आउट का मतलब है कि इसको एक रिव्यू कर लेते हैं अपन लोग भी। बाल कल्याण समिति क्या होती है? जिन बच्चों को जरूरत होती है देख रेख की, उनके लिए बनाई जाती है, और जो ऑफिशियल गजट में जो सूचना आती है, नोटिस आता है, उसके दो महीने की भीतर इसकी व्यवस्था की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर में से एक जो लेडी होगी वो एक्सपर्ट होगी। फिर बोला गया था कि इनके जो सचिवालय होगा, सचिवालय की सहायता के लिए जो स्टाफ है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। फिर बोला गया था कि इनके पास क्या होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, विधि हो गया, सोशल वर्क हो गया है, हेल्थ एजुकेशन, इनसे संबंधित कोई डिग्री होना चाहिए, और उस डिग्री में वो इस एक्ट के अंदर काम करने से पहले वो उनके पास 7 साल का अनुभव होना चाहिए। फिर हो गया है कि वह जब तक ऐसे बाल को संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण संबंधी कार्यकलापों में 7 वर्ष से सक्रिय से अंतर्वलित ना हो, मतलब इसमें होने से पहले उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा 7 ईयर तक। फिर है एलिजिबिलिटी कि किन के आधार पर पात्र नहीं होंगे। तो भाई पहले कन्विक्शन कर दिया गया है, देन इनका कोई रिकॉर्ड है पहले का, कन्विक्शन कर दिया गया है, पार्डन नहीं किया गया, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इनके अंडर ये काम करते थे, वहां से इनको पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया है, या फिर उन्होंने बालक दुरुपयोग की जो शक्तियां मतलब जो इनको मिली हुई उनका इन्होंने अब्यूज किया है। उसके बाद बोला करता है कि बालक इसमें कि इन्होंने कोई भी ऐसा मोरल टर्पिट्यूड किया है, कोई भी अनैतिक कार्य किया है। मैंने आप लोगों को एक पढ़ाना भूल गई है, क्योंकि मेरे पास अमेंडमेंट के बाद की है, जिसमें अमेंडमेंट हुआ था अभी रिसेंटली, उसके बाद की है, लेकिन इसके अंतर्गत जो ये जो PDF है ये पुरानी है, तो इसका जो क्लोज 4A भी जोड़ा गया है ना, तो इसके अंदर एक अलग चीज दे रखी है कि वह कब एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके अंदर है कि अगर उनका कोई भूतपूर्व रिकॉर्ड है जिसके ह्यूमन राइट का या चिल्ड्रन राइट का इन्होंने मतलब
उल्लंघन किया गया, या फिर कन्विक्शन हो रखा है एंड कन्विक्शन को उल्टा नहीं गया है, या फिर उसको माफ़ी नहीं दी गई है, और हाँ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही काम करते थे वहाँ, तो उनको हटा दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, सस्पेंशन कर दिया गया है। और इसके अंदर एक और पॉइंट था जो कि थोड़ा अलग है, जो उसमें नहीं है, अपने बोर्ड में नहीं है, कि जिस जिले में बालक देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग भी नहीं होना चाहिए, और या फिर बालकों का इसमें बालक दुरुपयोग, बालक श्रम के नियोजन, अनैतिक कृत्य, मानव अधिकारों का अन्य अतिक्रमण या नैतिक कृत्यों में भी लिप्त है, कि जो बालक को अब्यूज कर रहे हैं, या फिर जो ये चाइल्ड लेबर, जो एम्प्लॉयमेंट है, उन चीज़ों का मतलब अनैतिक कृत्यों में लिप्त है। उसके बाद है हमारा 28 में ये बताया गया था कि समिति के संबंध में प्रक्रिया, इसके संबंध में प्रक्रिया क्या होगी। तो जैसे कि बच्चे इनके सामने मतलब लाए जाते हैं, तो उन बच्चों के बारे में डिस्कशन होगा, तो उनके लिए मीटिंग होगी, कम से कम 20 बैठक उनके लिए होना ज़रूरी है। एंड जो बच्चों को नीड है प्रोटेक्शन की, उनके लिए इंक्वायरी भी ज़रूरी है। एंड मतलब ये लोग इंडिविजुअल भी वहाँ कमेटी में मतलब जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग साथ में जाएं। इंडिविजुअल भी उस बच्चे के साथ में मतलब इंक्वायरी कर सकता है। एंड देन जैसे कि अगर जो हमारी ये कमेटी है, अगर ये बैठक में नहीं है, तो कोई भी जो मतलब जो मेंबर है, तो उसके सामने भी जो मेजोरिटी है, उसके सामने भी हम पेश कर सकते हैं। और इसके अंदर बताया जाता है कि जैसे कि किसकी राय अधिभावी होगी, तो बहुमत की राय भी अधिभावी होगी। अगर सभी जो मेंबर है उनकी जो राय है वो सेम नहीं है, अलग अलग डिफरेंट है, तो जो बहुमत होगा वो अधिभावी होगा। अगर बहुमत भी नहीं है, तो जो मजिस्ट्रेट है, अध्यक्ष है, उनकी राय अधिभावी होगी। दूसरी बात, अगर कोई मेंबर उपस्थित नहीं है मीटिंग में, तो इसका कारण ये नहीं हो जाएगा कि वो इनवैलिड हो जाएगा। और जो लास्ट जो डिस्पोजल आता है, जो फाइनल मीटिंग होती है, उसमें 3 मेंबर उपस्थित रहने चाहिए। आज अब तो यही रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम कल सेक्शन 4 से पढ़ेंगे, सॉरी हाँ 3 4 हाँ 5 से पढ़ेंगे। 5 से 4 के अंदर बोर्ड था, वहाँ से पढ़ेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है।